नमस्कार मित्रों। पीछे हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर कर लिए थे और आज उसी का नेक्स्ट द्वितीय भाग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का भाग सेकंड आज हम कर रहे हैं। तो देखिए, हमने स्वर पढ़ लिए थे। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन। हमने स्वरों का विभाजन भी पढ़ा। व्यंजन वह ध्वनि जो स्वरों के सहयोग से पूर्ण होती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। मूल जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 हैं। देखिए, वर्ग की बात आती है। वर्ग कितने हैं? वर्ग 5 हैं। वर्ग का मतलब है एक समूह है, यानी क वर्ग से ङ तक आने वाले 5 वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। जैसे पहला हम बात करें क वर्ग। क वर्ग में जो वर्ण आएंगे क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा देखिए च वर्ग। च वर्ग में देखिए च, छ, झ, झ, ञ। उसके बाद में ट वर्ग देखिए। ट वर्ग ट, ठ, ढ, ध और ण। और चौथा वर्ग देखिए ट वर्ग। ट वर्ग में देखिए त, थ, ध, ध, न। पांचवा देखिए वर्ग कौन सा है? पांचवा वर्ग है प वर्ग। प वर्ग प, फ, भ, भ, म। ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों में जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 25। अब इसके बाद में देखिए य, र, ल, व। और उसके बाद में देखिए श, 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 ह। इनकी संख्या कितनी होगी? 8। 25 और 8 33। मूल जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 हैं। और वर्ण की बात करें तो 11 स्वर हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाएंगे। देवनागरिक लिपि में वर्णों की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी है? 52 है। वो किस प्रकार से 52 है वो हम जानेंगे। देखिए, दोबारा से देखिए, व्यंजन वह ध्वनि जो स्वरों के सहयोग से पूर्ण होती है, वह व्यंजन कहलाता है। और वर्ग एक समूह में आने वाले वर्ण वर्ग कहलाता है। क वर्ग क से लेकर के ङ तक आने वाला वर्ग कहलाता है। यानी क से लेकर के ङ तक आने वाले वर्गों का एक समूह है, क वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। और उसके बाद में य, र, ल, व और स, श, स, ह। इनकी संख्या होगी 33। ये हमने पढ़ लिए थे स्वर। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 44। देवनागरिक लिपि में कुल वर्ण कितने हैं? 52। तो वो कैसे हैं देखिए, वो भी हम करेंगे। देखिए, क वर्ग से लेकर के लिखेंगे वर्ण, इनका विभाजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद में च, छ, ज, ज, ञ। त, थ, द, ध, ण। त, थ, द, द, न। प, फ, भ,
ये 5 वर्गों के जो वर्ण हैं इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है? देखिए, इन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी जो जिह्वा है वो अनेक स्थानों का, यानी कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कि इन स्थानों का स्पर्श करती है। अर्थात कंठ का भी स्पर्श करती है, तालु का भी, मूर्धा का, दंत का और ओष्ठ का। अर्थात जब हमारी जिह्वा अनेक विभागों को, इन उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, अंतस्थ वर्ण एक भाग है। अंतस्थ, अंत का अर्थ होता है अंदर, स्थ का अर्थ रुकना या ठहरना, ता य र ल व। दोबारा से देखिए, इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण, दूसरा देखिए, अंतस्थ वर्ण य र ल व। अंतस्थ वर्ण, इनकी संख्या कितनी है? 4। इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ क्या होता है? जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तब हमारी जो प्राण वायु है वो शरीर के अंदर ही समाहित हो जाती है, इसलिए इसे अंतस्थ कहा जाता है। कुछ किताबें और भी बताती हैं अंतस्थ का अर्थ है इनके अंदर एक वर्ण और स्थित है। जैसे यण संधि पढ़ेंगे, ई को य हो जाता है, री को र हो जाता है और लरी को ल हो जाता है और उ को व हो जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि अंतस्थ है, इनके अंदर और वर्ण भी स्थित है, जैसे ई, री, लरी और उ, ये इनमें स्थित है। ये ऐसा माना जाता है, कई किताबें मानती है, लेकिन देखिए उच्चारण के आधार पर हम मानेंगे अंतस्थ है। इनको उच्चारित करते समय हमारी जो प्राण वायु है वो अंदर ही स्थित रहती है। जैसे हम बोल के देख सकते हैं, यह बोलिए और अनुभव कीजिए कि हमारी, महसूस कीजिए कि हमारे अंदर से कोई वायु बाहर आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो हमारा उच्चारण सही है। अंतस्थ का मतलब ये है। उसके बाद में देखिए ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण देखिए श, श और ह। इन्हें ऊष्म वर्ण का मतलब क्या है? देखिए, जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारे अंदर से जो वायु है वो गर्म निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। आगे देखिए, ये हुए 25 और 8 33 और 11 स्वर हुए 44। अब देखिए, इसके बाद में देखिए आगे जो विभाजन है इसका, अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब है जिस, योग का अर्थ होता है जोड़ना, और अयोग जिनको नहीं जोड़ा गया है वो है, एक तो है अंग, ये स्वर है, इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और दूसरा है अह, इसे क्या कहा जाता है? इसे विसर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग है। और उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण का अर्थ होता है, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। ये इनकी संख्या 2 है। ये कौन कौन से हैं? ढ ढ ड ढ ड ढ ड ढ। हमारी जिह्वा हम महसूस करेंगे कि एकदम से बाहर की तरफ फेंकी जा रही है, इसलिए इसे उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है।
अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इस पे हम बात करेंगे। तो यहां देखिए 2 और 2, 2 ये और 2 ये, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 48 हो गए। तो मैं इसको एक बार मिटो रहा हूं, साफ कर रहा हूं। तो देखिए 44 और 4 48। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डड है कि उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना, कि हमारी जिह्वा है पहले ऊपर जाती है और फिर एकदम से नीचे गिरती है, इसलिए उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है डड। इससे संबंधित हमें ध्यान रखने वाली बात है, शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखिए मैं शब्द लिख रहा हूं, ढक्कन और ढक्कन, ढोलक और ढोलक, डमरू और डमरू, डेरू और डेरू। तो देखिए हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी ड और ड से उत्क्षिप्त वर्ण से कोई भी शब्द प्रारंभ होता है तो वहां शुद्ध और अशुद्ध क्या ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, इसमें देखिए ये सही होगा ढक्कन, यहां ढोलक, डमरू और यहां डेरू। ध्यान रहे कि जब भी उत्क्षिप्त वर्ण से कोई भी शब्द प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में ये बिंदी नहीं लगती, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो अंग्रेजी वर्ण है, जो अंग्रेजी वर्ण है, जो अंग्रेजी भाषा को हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे डीजल, तो यहां देखिए यहां भी जो अंग्रेजी के वर्ण होंगे उसको हम हिंदी में लिखेंगे तो वहां भी बिंदी नहीं आती है। अब देखिए हमने पढ़िए 48, उसके बाद में देखिए 4 प्लस कर दीजिए, कौन से, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है संयुक्त होना, अर्थात एक से अधिक होना संयुक्त है। व्यंजन यानी एक से अधिक से मिलकर के बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, कई किताबें जो श्र है इसको मिश्रित भी मानती हैं। तो इसमें देखिए हमें ध्यान रखना है क, श और एस स्वर मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, क्ष बन जाएगा। इनका संयोग होने के कारण, संयुक्त होने के कारण से संयुक्त वर्ण कहा जाता है, अर्थात दो वर्णों के, दो व्यंजनों के मिले होने के कारण इन्हें संयुक्त कहा जाता है। इसमें देखिए त, र, अ, त्र, ज्ञ में देखिए ज, ज्ञ में देखिए ज, य और अ है। उसके बाद में श्र में देखिए श, र और अ। तो हमें ध्यान रखना है कि इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, इसे मिश्रित भी माना जाता है, इसे मिश्रित वर्ण भी माना जाता है। तो ध्यान रहे, देखिए 48 और 4 52, ये देवनागरी लिपि में कुल वर्ण जो बताए गए हैं वो 52 है। इसी प्रकार से बताए गए हैं, हमने पढ़े 25 वर्ण स्पर्श पढ़े, 4 अंतस्थ पढ़े और 4 ऊष्म वर्ण पढ़े और अयोगवाहक पढ़े 2, और उसके बाद में उत्क्षिप्त वर्ण पढ़े 2 और उसके बाद में संयुक्त वर्ण पढ़े हमने 4। इसी प्रकार से कुल व्यंजन कितने हुए, 52। इसी व्यंजनों में इसी क्रम से हम इनका थोड़ा और विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाएगा, नासिक्य कहलाता है। कौन कौन से है, ङ, ञ, ण, न, म। उनकी संख्या कितनी हुई, 5 हुई। उसके बाद में देखिए
पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल, यानी कि हमारे जब जिह्वा है इन वर्णों को, इस वर्ण को उच्चारित करेंगे तो पार्श्विक बगल से, जिह्वा के बगल से हवा बाहर निकलेगी जिससे यह उच्चारित होगा। ये वर्ण कौन सा है? ल। तो देखिए हमारी जिह्वा पहले पूरे ऊपर चली जाती है और जो साइड में बगल है, जो बगल में से हवा निकलती है और ल का उच्चारण होता है। उसके बाद में लुंठित, लुंठित, लुंठित वर्ण यानी ये कहते हैं कि जिह्वा है वो कई प्रकार से गिरती हुई नजर आती है। जैसे हम बोल के देख सकते हैं र, यानी कि लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, इसलिए ये लुंठित वर्ण कहलाता है। र। ये स्वर तंत्रों के आधार पर, स्वर तंत्रों के आधार पर देखिए हमने स्वर तंत्र पढ़े थे, कितने हैं? 5। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो देखिए कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का मतलब आप समझ गए हैं कि क वर्ग के यानी कि पांचों के पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ध, ध, ण, त, थ, द, द, न, प, फ, भ, भ, म। इसके बाद में देखिए अंतस्थ वर्ण हमने पढ़े थे, तो कंठ को छोड़ करके हम लिख सकते हैं य, र, ल, व। ध्यान रखिए य, व, र, ल। तालु य, र, मूर्धा, लृ, दंत और व, ओष्ठ। उसके बाद में देखिए शल, श, श, श। कौन सा बचा? है। देखिए उच्चारण करके देखिए है कहां से उच्चारित हो रहा है? सीधी सीधी ध्वनि आ रही है, कंठ से आ रही है, इसलिए इसका एक विभाजन हुआ स्वर तंत्रों के आधार पर। तो देखिए इस कंठ को छोड़ करके आपको अंतस्थ वर्ण लिखने हैं और उसके बाद में अंतिम है को छोड़ करके तीनों उसी क्रम में लिख करके आप एक है को कंठ उच्चारण स्थान में लिखेंगे। इसके बाद में देखिए कि कई शब्द हैं अरबी फारसी भाषा के जो हैं हिंदी में हमने अपना लिए हैं, इन्हें ग्रहित वर्ण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रहित वर्ण। ये कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। ये क्या है? देखिए इनके नीचे नुक्ता लगता है। नुक्ते का अर्थ है कि इन वर्णों पर हमें जोर दे करके बोलना पड़ता है, इसलिए इन्हें ग्रहित वर्ण कहा जाता है। जैसे हम देखिए बेगम और बेगम दो शब्द लिखते हैं। बेगम, 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 यानी इस ग पे हमें जोर देकर के बोलना पड़ता है, इस वर्ण को उच्चारित करते हैं। जब देखिए बेगम, बेगम, बे उपसर्ग है, बेगम यानी गम रहित। अर्थ क्या हुआ? गम रहित, बेगम। और बेगम इसका अर्थ क्या हुआ? पत्नी। यानी इनका शब्दों का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। देखिए एक और, जैसे गज,
गज और गज, गज और गज। देखिए गज का होता है मापने वाला, गज मापने वाला नाप, और गज का अर्थ होता है हाथी। और देखिए राज, राज और राज, राज और राज, राज का अर्थ है रहस्य और राज का अर्थ है राज व्यवस्था से है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि ग्रहित वर्ण कौन कौन से हैं। ये अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, जो हिंदी ने अपना लिया या हमने अपना लिया है। इसके बाद में देखिए अघोष और सघोष। देखिए स्वर तंत्र में जब गूंज होती है तो वह सघोष होता है, जब गूंज नहीं होती है तो वह अघोष कहलाता है। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है और इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण आता है। देखिए पहले दूसरे का मतलब है इसमें, जैसे क वर्ग की बात करें, क और ख आ गया और बाकी घ, घ और ng आ गया, यानी प्रत्येक वर्ग का आएगा इसमें। जैसे च, छ और ज, ज, य, ट, ठ, ड, द, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। तो हमें ध्यान रखना है पहला दूसरे का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का, यानी 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और इसमें पहला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा। अब उसके बाद में देखिए अघोष में और क्या आएगा, ऊष्म वर्ण जो हमने पढ़े श, 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 ये तीनों किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। और सघोष में कौन से आएंगे, देखिए य, व, र, ल, और क्या आएगा, एक है आएगा। तो ध्यान रखिए कि अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और ऊष्म वर्णों में है को छोड़ करके तीनों श इसमें आएंगे। और सघोष में कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा और अंतस्थ वर्ण आएंगे और एक है आएगा। देखिए सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। अब इसी के बाद में देखिए दूसरा विभाजन, सघोष सघोष पढ़ लिया, इसके बाद में पढ़ेंगे हम अल्प प्राण, अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, देखिए अल्प प्राण यानी कि हमें अल्प यानी थोड़ा और प्राण यानी वायु, यानी हमारी जो प्राण वायु है वो कम निकलती है, अर्थात हमें कम इस पे जोर लगाना पड़ता है। इन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी जो प्राण वायु है वो कम निकलती है, अर्थात हमें कम संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। और इसमें जो वर्ण आते हैं 1, 3, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण, महाप्राण का अर्थ है कि हमारी प्राण वायु अधिक मात्रा में निकलती है और हमें अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहा जाता है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहा जाता है। और इसमें 2 और 4 अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जैसे क वर्ग की बात करें क, ग और ञ, च, ज, ञ, ट, ध, ण,
त, द, न, प, ब, म। अब इसके साथ साथ देखिए, इसमें देखिए दूसरा और ख और घ, और इसमें देखिए छ और ज, और इसमें टैवर्क में देखिए थ और ढ, और टैवर्क में देखिए थ और ध, और पैवर्क में देखिए फ और भ। इसके साथ में और क्या है देखिए, इसके साथ में और क्या है, य, व, य, र, ल, व। ये अंतस्थ वर्ण आएंगे। और क्या आएगा इसमें देखिए, इसमें ऊष्म वर्ण आएंगे श, 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 श और ह। अब देखिए सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं, अर्थात इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें कम परिश्रम करना पड़ता है, हमारी प्राण वायु है वो कम निकलती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। अर्थात जो हम स्वर बोलते हैं वो आसानी से हम बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है महाप्राण। इसमें देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, और उसके साथ में ऊष्म वर्ण आते हैं, और सभी ऊष्म वर्ण इसमें आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको वर्णमाला टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।